मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। साथियों, टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपको एक सलाह है कि आप पेन और पेपर साथ लेकर बैठिए और पूरे धैर्य के साथ प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा करने से आप चेक कर पाएंगे कि आपने जो लास्ट डे पढ़ा है वो आपके दिमाग में कितना है, आपको वो कितना याद है। फ्रेंड्स, इस टेस्ट के क्वेश्चंस को इस तरह से प्रिपेयर किया गया है कि जिससे आप बिहार दरोगा, पीटी और मेंस, बिहार पुलिस सिपाही, यूपी पुलिस की परीक्षा हो गई, या साथियों अगर आप बिहार एसएससी 10+2 लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या बीएसएससी सीजीएल की तैयारी में आप लगे हैं फ्रेंड्स, या फिर आप बीपीएससी या बीपीएससी टीचर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ डेली टेस्ट के द्वारा अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आप जो क्वेश्चंस यहाँ अटेम्प्ट करेंगे उनमें से आपने कितने सही किए हैं आपको यह कमेंट में लिखना है। और कल के टेस्ट के लिए कौन कौन से खास टॉपिक्स को पढ़ना है यह टेस्ट के बाद इन में आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और अगले टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 4 ऑप्शन है। पहला 86, दूसरा 83, तीसरा ऑप्शन है 84 और चौथा है 85। कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा है? अपने नोटबुक में या ओएमआर शीट में कलर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैथ का प्रश्न है। 2 संख्याओं का योग 25 है तथा अंतर 13 है, उनका गुणनफल क्या होगा? नेक्स्ट है, यह रीजनिंग का प्रश्न है। आरेख उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर 3 आरेख दिया गया है। एक प्रतिनिधित्व करता है जो गायक को प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा नर्तक का और तीसरा कवि का। आरेख का अध्ययन करना है आपको और उस खंड की पहचान करना है जो उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो कवि और गायक दोनों हैं लेकिन नर्तक नहीं है। कौन सा सही होगा इसमें? जो आपको सही लग रहा है उसे अपने ओएमआर शीट में कलर कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। पोर्ट नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? पोर्ट नोवा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है लाइबेरिया, अंगोला, गैबोन और बेनिन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जंतुओं में होने वाला फुट माउथ रोग, जंतुओं में होने वाला फुट माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। आपने जो पढ़ा है आपके अनुसार कौन सा सही लग रहा है आपको, उसे ओएमआर शीट में कलर कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? ऑप्शन है वर्ष 2003 से, दूसरा ऑप्शन वर्ष 2000 ईस्वी, तीसरा 2001 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 2002 ईस्वी। नेक्स्ट है रीजनिंग का प्रश्न है। ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं, यह बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक सही उत्तर है। आपको इस रीजनिंग को हल करना है और सही उत्तर तक पहुंचना है और उसके बाद सही विकल्प को आपको ओएमआर शीट में कलर कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस घटना से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? किस घटना से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा है चौरी चौरा कांड, तीसरा है लाहौर षड्यंत्र केस और चौथा है रॉलेट एक्ट। चारों में से एक विकल्प सही है। कौन सा सही है उसे आप ओएमआर शीट में कलर कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसरो ने आदित्य L1 को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? कौन सा विकल्प सही होगा? PSLV C56 पहला ऑप्शन है, दूसरा है PSLV C57, तीसरा है GSLV F12 और चौथा ऑप्शन है SSLV D2। कौन सा विकल्प सही है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है? गैर नवीकरणीय का अर्थ हुआ रिसाइक्लेबल नहीं है। कौन सा है जो रिसाइक्लेबल नहीं है? पहला ऑप्शन है जल विद्युत, दूसरा है कोयला, तीसरा है सौर यानी कि सौर ऊर्जा और चौथा है पवन ऊर्जा। कौन सा विकल्प सही है?
OMR शीट में कलर कीजिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीनीकरणीय है। अगला क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है। कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है। 4 विकल्प हैं। पहला है दाब घटाना और ताप बढ़ाना, दूसरा तापमान बढ़ाना, तीसरा है दाब बढ़ाना और तापमान घटाना, चौथा है दाब घटाना। कौन सा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है। मैं उत्तर दिशा में 15 किमी चलकर पूर्व की ओर 10 किमी चलता हूँ और फिर 15 किमी दक्षिण की ओर, मैं प्रारंभ स्थल से अब कितनी दूर पर हूँ। इसको फिगर बना के कॉपी पे आप कैलकुलेट कर लीजिए दूरी, प्रारंभिक जहाँ से आप शुरू किए थे वहाँ से आप कितनी दूरी पर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है 108, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 109 और ऑप्शन डी है 120। कौन सा अनुच्छेद है। जो आपको सही लग रहा है OMR शीट में कलर कर लीजिए। नेक्स्ट है अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब व लार आना के केंद्र पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। यह पूछ रहा है कि मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब ब्लड प्रेशर और लार आना के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं। 4 ऑप्शंस हैं। हाइपोथैलेमस में, अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में और चौथा है पश्च मस्तिष्क में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है। कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोषित कर बनाता है। क्या बनाता है यह। कॉपर क्लोराइड नमी को अवशोषित करके क्या बनाता है। ऑप्शन ए पीला डाइहाइड्रेट, ऑप्शन बी नारंगी डाइहाइड्रेट, ऑप्शन सी लाल डाइहाइड्रेट और ऑप्शन डी है नीला हरा डाइहाइड्रेट। जो आपको सही लग रहा है उसे आप अपने आंसर कॉपी में नोट कीजिए या OMR शीट में आप हल कर रहे हैं तो उसे कलर कीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, नाफ्ता झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। नाफ्ता झाकड़ी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, व्यास नदी, झेलम नदी, रावी नदी और सतलुज नदी। नाफ्ता झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ईश निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया। वह कौन सा मुगल शासक था जिसने ईश निंदा यानी कि ईश्वर की निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था। 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे, औरंगजेब, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। किसने किया था इस निंदा को दंडनीय अपराध, किसने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था। नेक्स्ट है जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। जापान का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है टोक्यो, ओसाका, नागासाकी, योकोहामा। कौन सा सही आपको लग रहा है। आप अपने अनुसार ही उसे सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलरुद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर है जो सबसे गहरा स्थलरुद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है। कौन सा वह बंदरगाह है। ऑप्शन ए है विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन बी तूतीकोरिन, ऑप्शन डी है पारादीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ से है और मैथ में भी सिंपल कैलकुलेशन करना आपको। इसमें किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है।
किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगी? इसे हल कर लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोधकता की इकाई है? निम्न में से कौन सी जो है प्रतिरोधकता की इकाई है? निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की इकाई है? 4 ऑप्शंस हैं, ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, ओम मीटर स्क्वायर, ओम प्रति मीटर स्क्वायर। कौन सा सही होगा? ओएमआर शीट में क्लियर कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का विद्युत प्रभाव और ऑप्शन डी है अपवर्तन। और प्रश्न है कि प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है उसे सिलेक्ट कर लीजिए आप। आगे देखते हैं क्वेश्चन 23। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25 अगस्त को, ऑप्शन बी 25 सितंबर को, ऑप्शन सी है 29 अगस्त को और ऑप्शन डी है 29 सितंबर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, यहाँ बताना है आपको कौन से राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की है। कौन सा राज्य हो जाएगा वह? ऑप्शन ए में यहाँ लिखा है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश है और ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। अगला क्वेश्चन देखिए, सुगौली की संधि, सुगौली की संधि या इसे नेपाल की संधि भी कहते हैं, यह कब संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि कब संपन्न हुई थी या संपन्न हुई थी? यह कब संपन्न हुई थी इसे आप देख लीजिए। ऑप्शन ए है 1810 ईस्वी, 1816 ईस्वी, 1824 ईस्वी या 1826 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए 26। यह क्वेश्चन जैन धर्म से है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? आपको पता है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तो यहाँ प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए है महावीर स्वामी, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी है सुपार्श्वनाथ, ऑप्शन डी है कुंत। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको उसे ही आप सेलेक्ट करके लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 27। भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए? भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल जोड़े गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 47वां संशोधन या 35वां संशोधन। सही उत्तर को सिलेक्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रीजनिंग का है 28। एक ही पासे की 2 भिन्न स्थिति नीचे दी गई है और यहाँ आपसे पूछ रहा है यदि संख्या 1 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी होगी? इसे गहराई से देखिए दोनों पासों को। आपको पता करना है कि यदि संख्या 1 निचले फलक पे है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है, अनुच्छेद 39A क्या प्रावधान करता है? पहला ऑप्शन ग्राम पंचायत का संगठन, दूसरा समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, तीसरा ऑप्शन है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ऑप्शन चौथा है राज्य की परिभाषा। कौन सा विकल्प सही होगा? अनुच्छेद 39A, संविधान का अनुच्छेद 39A क्या प्रावधान करता है? जो सही है उसे सिलेक्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, ऑप्शन बी है भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है इसमें?
प्रश्न को आराम से देखिए और सही उत्तर को सिलेक्ट करके अपने OMR शीट में कलर कर लीजिए। या अगर आप OMR शीट यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आप कॉपी में नंबरिंग करके लिख रहे हैं तो सही उत्तर को उसमें सही विकल्प को लिख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे इसका आंसर दिया हुआ है। आंसर की से आप अपने जो भी आप लिखे हैं अभी OMR शीट में उन सारे से मिला लीजिए और कितना आप सही कर पा रहे हैं उसे आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित हैं। कितने स्थान आरक्षित हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 स्थान आरक्षित हैं, 84 सीटें आरक्षित हैं। और वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है वह 17वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा चल रही है अभी। और लोकसभा में अभी जो सदस्यों की कुल संख्या है वो 543 है। और ये तो आप जान गए कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं, तो 84 सीटें हैं। और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए? तो शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। इसके साथ ही एक और बात जो याद रखने योग्य है वह है कि लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, परंतु वर्ष 2019 में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान निरस्त कर दिया गया है। आगे देखिए, अगला प्रश्न जो है वो मैथ्स का है, सिंपल कैलकुलेशन है। दो संख्याओं का योग 25 है तथा अंतर उनका 13 है, उनका गुणनफल क्या होगा? आप दो संख्या मान लेंगे, एक संख्या x मान लेंगे और दूसरी संख्या y मान लेंगे, और दोनों का योग 25 कर रहा है तो 25 लिख लेंगे बराबर करके, और उनका अंतर है मतलब उनका घटाव कितना है? 13 है। अब इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, सॉल्व करके जो भी आप लाएंगे वो इसका आंसर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो रीजनिंग का क्वेश्चन है। नीचे 3 आरेख दिया गया है फ्रेंड्स, जो एक गायक को डिनोट कर रहा है, दूसरा आरेख जो है वो नर्तक को कर रहा है, और तीसरा कवि को कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है इसमें? हाँ, जो पूछ रहा है कि अध्ययन करना है आपको इसका, और बताना है कि वैसे मेंबर के बारे में बताना है जो कवि भी हैं और गायक भी हैं लेकिन नर्तक नहीं है। तो कवि भी हैं और गायक भी हैं, मतलब जो इस सर्किल में आएगा और जो इस सर्किल में आएगा, कवि भी हैं और गायक दोनों हैं लेकिन वो नर्तक नहीं है, लेकिन ये सर्किल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंस रहा है बस, जो कि गायक में भी है और कवि में भी है सर्किल में, इसलिए टी आंसर होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, पोर्ट नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? पोर्ट नोवा जो है वो किस देश की राजधानी है? तो सही उत्तर है इसका बेनिन की राजधानी है पोर्ट नोवा। और यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ लाइबेरिया, तो लाइबेरिया की राजधानी जो है वो है मोनरोविया। लाइबेरिया की राजधानी है मोनरोविया। और अगला है अंगोला। तो फ्रेंड्स, अंगोला की राजधानी लुआंडा है, लुआंडा। ठीक है, और गैबोन की राजधानी हो जाएगी लिब्रेविल। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा था कि पोर्ट नोवा किस देश की राजधानी है? तो पोर्ट नोवा है बेनिन की राजधानी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन था, जंतुओं में होने वाला फुट माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो जंतुओं में होने वाला फुट माउथ रोग यह उत्पन्न होता है विषाणु के कारण,
विषाणु के कारण। और आपको पता होना चाहिए कि फुट एंड माउथ रोग को खुरपका और मुंहपका रोग भी कहते हैं। इसके साथ ही एक और एडिशनल बात जान लीजिए कि गायों में जो काऊ में एक फीवर होता है उसका नाम है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर होता है किसके कारण? तो मिल्क फीवर होता है कैल्शियम की कमी के कारण। गायों में मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और जानवरों में एक और बीमारी है गलघोटू और दूसरा है गिल्टी रोग। यह भी जीवाणु के कारण होता है। कौन सा रोग? गलघोटू रोग और गिल्टी रोग, ये जीवाणु के कारण होता है। इसको भी याद रखिएगा। यहाँ प्रश्न के अनुसार फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? तो भारतीय ध्वज संहिता जो है वह प्रभावी हुई वर्ष 2002 से। वर्ष 2002 से प्रभावी हुई। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये रीजनिंग का प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको आप हल किए होंगे। ए डी का भाई है, इसको मैं शॉर्ट में हल करके बता देता हूँ आपको। ए डी का भाई कह रहा है, तो ए जो है वो डी का भाई है, यानी कि ए जो है वो प्लस हो जाएगा, प्लस का सिंबल देंगे। ए लड़का है, पता चल गया आपको इस प्रश्न से ही। और डी बी का पिता है। डी पिता है किसका? बी का, यानी कि डी का भी जेंडर पता चल गया कि डी भी पिता है या पुल्लिंग है। पुल्लिंग को प्लस से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। आगे कह रहा है प्रश्न में कि बी और सी बहनें हैं, यानी कि बी और सी बहनें हैं, यानी कि बी और सी बहनें हैं, मतलब बी भी बहन है और सी भी बहन है, यानी कि दोनों फीमेल हैं। और क्वेश्चन में पूछ रहा है, यह बताना है आपको कि सी का ए से क्या संबंध है। किसका किसका संबंध पूछ दिया यहाँ पर? सी का ए से। ए से क्या लगेगा सी यहाँ पर रिलेशन में? तो ए और डी का रिलेशन था भाई का, तो इसकी भाई की बेटी यानी कि भतीजी हो जाएगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस घटना से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? किस घटना से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? तो सही उत्तर इसका है जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया था। आपको यह पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। चौरी चौरा कांड के बारे में देख लीजिए, यह हुआ था फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पे हुआ था। अगला है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र 1915 में हुआ था, स्टार्ट हुआ था। अगला है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था मार्च 1919 में। इसे ही काला कानून कहा गया था, रॉलेट एक्ट को, और इसी के विरोध में सभा चल रही थी जलियांवाला बाग में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसरो ने आदित्य L1 निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? इसरो ने आदित्य L1 को, आदित्य L1 सूर्य को एक्सप्लोर करने के लिए इसरो ने लॉन्च किया है। तो किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया इसे? आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है PSLV C57 से। ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है, मतलब उसको रीयूजेबल नहीं बनाया जा सकता है? कौन सा हो जाएगा यहाँ? कोयला हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? सही उत्तर है इसका दाब बढ़ाना और तापमान घटाना। दाब बढ़ाना और तापमान घटाना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैं उत्तर दिशा में 15 किमी चलकर, ऊपर नॉर्थ होता है, इधर साउथ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट है यानी कि पूर्व है, इधर वेस्ट पश्चिम है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मैं उत्तर दिशा की ओर 15 किमी चलकर, उत्तर दिशा की ओर कितना किमी? 15 किमी। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर 15 किमी चलकर पूर्व की ओर 10 किमी चलता हूँ और फिर
15 किमी दक्षिण की ओर, यानी कि इधर जाएगा ये 15 किलोमीटर। और मैं प्रारंभ स्थल से अब कितनी दूर पर हूँ, ये प्रारंभ स्थल था इसका, यहाँ से शुरू किया था मैंने, और यहाँ इसके बीच की दूरी पूछ रहा है, मतलब पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी, यह कितनी हो जाएगी, इसके पैरेलल है तो ये भी 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 है कि संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। सही उत्तर इसका अनुच्छेद 108। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो ये राष्ट्रपति बुला सकता है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। यह प्रश्न अक्सर आपको देखने मिल जाएगा एग्जाम्स में, याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब व लार आना के केंद्र पाए जाते हैं। अनैच्छिक क्रिया उनको बोलते हैं जिनका आपके शरीर पर नियंत्रण नहीं है, वो आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, वो ऑटोमेटिक होता रहता है, उन्हें अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे रक्तदाब व लार आना के केंद्र पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं पश्च मस्तिष्क में। पश्च मस्तिष्क मतलब मस्तिष्क के पिछली भाग में, मेडुला ऑब्लांगेटा से यह रिलेटेड है। आगे देखिए, इसमें क्या है कि अग्र मस्तिष्क का काम है सोचना विचारना, यह बुद्धि का केंद्र होता है, चेतना बुद्धि का। और मध्य मस्तिष्क यह ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क में सूचना भेजता है। और पश्च मस्तिष्क का कार्य क्या है, यह शरीर का नियंत्रण करता है, शरीर को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोषित कर बनाता है। क्या बनाता है यह बनाता है नीला हरा डाइहाइड्रेट। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 16, नाफ्था झाकड़ी परियोजना। नाफ्था झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है, तो वह नदी है सतलज नदी। नाफ्था झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर है। और यह भी याद रखिए कि भाखड़ा बांध जो है वो ये भी है सतलज नदी पर ही। ठीक है, यह कहाँ है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। और इस बांध से मतलब यानी कि भाखड़ा बांध से एक जलाशय का निर्माण हो जाता है वहाँ पर, उस जलाशय का नाम है गोविंद सागर जलाशय। प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि नाफ्था झाकड़ी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो यह है सतलुज नदी पर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ईश निंदा को यानी कि ईश्वर की निंदा करने को दंडनीय अपराध घोषित किया था। वह मुगल शासक था जहांगीर। ऑप्शन सी सही है। और जो सर थॉमस रो आया था, सर थॉमस रो या टॉमस रो कह लीजिए आप उसको, जहांगीर के शासनकाल के समय ही भारत आया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 18, जापान का कौन सा बंदरगाह जो है वह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। जापान का वह कौन सा बंदरगाह जिसे रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर इसका योकोहामा बंदरगाह, योकोहामा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलरुद्ध एवं समुचित सुरक्षायुक्त बंदरगाह है। वह बंदरगाह है विशाखापत्तनम। ऑप्शन ए विशाखापत्तनम है आंसर इसका। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन 20 है, किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या कौन सी है। किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या हो जाएगी। संख्या को x मान के इसको 30% से गुना कर देंगे, उसमें 49 जोड़ देंगे और इक्वल टू वही संख्या लिख देंगे जो आप माने हैं। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोधकता की इकाई है। कौन सी जो है वह प्रतिरोधकता की इकाई है, कौन सी यूनिट है इसका। सही उत्तर है ओम मीटर। ओम मीटर जो है वह प्रतिरोधकता की इकाई है। आगे देखिए क्वेश्चन 22, प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है। प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के आधार पर होता है। सही उत्तर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर। साथ में यह भी याद रखिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था। आइंस्टाइन ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा था अक्सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रतिपादन किया था आइंस्टाइन ने। यह भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का सिद्धांत जो है वह प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 29 अगस्त को।
राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। आगे देखिए क्वेश्चन 24, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डैश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की है। किस राज्य में खोज की है? सही उत्तर इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने। आगे देखिए क्वेश्चन 25 है, सुगौली की संधि, जिसे नेपाल की संधि भी कहते हैं, यह कब संपन्न हुई थी? वर्ष कौन सा था? तो वर्ष था 1816 ईस्वी। यह संधि किसके बीच हुई थी? यह संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के गोरखा के बीच हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 26 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? वे थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। अब जानते हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और 24वें तीर्थंकर थे कौन? महावीर स्वामी, और उनका जन्म हुआ था वैशाली के निकट कुंडग्राम में। आगे देखते हैं 27, भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जोड़ा गया? सही उत्तर इसका ऑप्शन ए 42वां संशोधन। आगे देखिए क्वेश्चन 28 है, यह रीजनिंग का प्रश्न है, एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, यदि संख्या 1 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी होगी? एक ही पासा है, ये दोनों, इसको डिफरेंट पोजीशन पर रखा गया है और आपको पता करना है कि अगर नीचे 1 रहेगा तो ऊपर कौन सा डिजिट रहेगा पासे के। तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ ऊपर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है और ये 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ठीक है, तो अब आपको पता करना है कि अगर नीचे 1 मान लें तो ऊपर कौन सा होगा। आप इसको गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2 के नीचे जो है वो 1 छुपा हुआ है, यानी कि 1 के नीचे 2 है। 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 29, अनुच्छेद 39A, संविधान का अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है, किसका प्रावधान करता है 39A? तो यह प्रावधान करता है समान न्याय, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता की, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता की प्रावधान करता है अनुच्छेद 39A, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 29, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो रहेगा, यानी कि चीफ जस्टिस, उसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? यह होता है 3 वर्ष का, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं वह हैं न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कल के लिए जो होमवर्क है वो आगे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए अपने स्क्रीन पर, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल के टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए।